जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, किसी कारणवश पिछले करीब एक महीने से हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और अब से जो है वीडियो कंटिन्यू अपलोड होगा। और आज का जो क्लास है वह पिछले क्लास से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम मैथ को पढ़ेंगे, जबकि हमने पिछले क्लास में हिस्ट्री पढ़ा था। हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ा था और उसके अंतर्गत हमने इस्लाम धर्म का उदय तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत 2 चैप्टर को पढ़ा है। लेकिन आज का जो यह क्लास है यह बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम मैथ को पढ़ने वाले हैं और मैथ के अंतर्गत हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। मैथ के अंतर्गत हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ को हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहला जो है वह है नंबर सिस्टम और दूसरा जो है वह है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के अंतर्गत हम लोग रेशियो तथा परसेंटेज को पढ़ते हैं और तीसरा जो भाग है वह है एडवांस मैथ के अंतर्गत हम लोग जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा इत्यादि चैप्टर को पढ़ते हैं। लेकिन आज का जो यह क्लास है वह मुख्य रूप से नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का क्लास है और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर से चाहे रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे, नंबर के बारे में जानेंगे और इसके अंतर्गत जो थ्योरी है पहले हम थ्योरी को करेंगे और इसके बाद हम प्रश्नों को करेंगे। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर हो गया, रोमन नंबर हो गया, डिवाइजर्स हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट हो गया। इसके अलावा और जो टॉपिक है वह है सम ऑफ नंबर्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इत्यादि सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर को। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर की, तो नंबर के बारे में सब हम लोग पहले से जानते हैं कि हाँ, जैसे 10 है, 20 है, ये सारे नंबर है। लेकिन नंबर को जानने से पहले थोड़ा सा कुछ बात को और जानेंगे, जैसे कि पहला जो है वह है डिजिट। डिजिट क्या होता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे क्या है? डिजिट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब डिजिट है। यानी कि जो सिंगल अंक है वह डिजिट है। और अगर हम बात करते हैं 10 की, तो 2 डिजिट मिलकर एक नंबर का निर्माण करते हैं। 2 डिजिट जब मिलते हैं तो नंबर का निर्माण होता है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ डिजिट की, टोटल नंबर ऑफ डिजिट की, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वह है 10। अगर हम बात करें डिजिट की, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वह है 10। अब अगर हम बात करें 0 तथा 1 की, अगर हम बात करें 0 तथा 1 की, तो 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बाइनरी डिजिट कहा जाता है। हिंदी में दाशमिक अंक कहा जाता है। हिंदी में जो है दाशमिक अंक कहा जाता है। 0 और 1 जो है यह कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर जो है इनपुट तथा आउटपुट के रूप में 0 और 1 की भाषा को ही रीड करता है। खैर, जब आप
कंप्यूटर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ बताया जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर जो है 2 या 2 से अधिक डिजिट के मिलने से बनता है। नंबर का जो निर्माण होता है वह 2 या 2 से अधिक डिजिट्स के मिलने से होता है। अगर हम बात करें नंबर्स की, नंबर्स की बात करें तो नंबर्स को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। नंबर्स को जो है हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला जो है वो है रियल नंबर, हिंदी में इसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। हिंदी में वास्तविक संख्या। वही अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा जो है वह है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक या फिर आभासी संख्या कहते हैं। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर्स के कई सारे टाइप हैं। फिलहाल पहले हम इमेजिनरी नंबर को समझेंगे, इसके बाद जो है रियल नंबर पर आएंगे। अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर की, तो नकारात्मक, निगेटिव नंबर का वर्गमूल जो है, निगेटिव नंबर का वर्गमूल इमेजिनरी नंबर कहलाता है। निगेटिव नंबर का जो वर्गमूल है वह इमेजिनरी नंबर कहलाता है। निगेटिव नंबर का जो वर्गमूल है उसी को इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या या फिर आभासी संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, रूट अंडर -7 हो गया, रूट अंडर -4 हो गया, रूट अंडर -3 हो गया। ये सारे जो संख्या है वह रूट के अंदर निगेटिव नंबर है, रूट के अंदर जो है निगेटिव में है, इसी वजह से इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। दूसरी भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, उसी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और अगर बात करें वास्तविक संख्या की, तो जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। खैर, रियल नंबर पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इमेजिनरी नंबर को पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसको देखेंगे। अगर हम बात करें रूट के अंदर जो निगेटिव संख्या होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर जो संख्या है उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और इमेजिनरी नंबर को जो है आई से दिखाया जाता है। इमेजिनरी नंबर को जो है आई से दिखाया जाता है, और इसी को इमेजिनरी आइडेंटिटी बोलते हैं। और इस आई को जो है आईओटा, इस आई का पूरा नाम जो है आईओटा है। इस आई का पूरा नाम आईओटा है। अगर हम बात करें आई की, तो आई का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर -1। आई का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर -1। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, यानी कि अगर हम इसे स्क्वायरिंग कर दें, दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर रूट के अंदर कोई संख्या है और अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे
तो यह हमारा हो गया वर्ग और यह हमारा हो गया वर्गमूल। तो वर्ग से जो है वर्गमूल कट जाता है, घन से घनमूल कट जाता है अगर फोर्थ रूट है, और इसका अगर हम इस पावर 4 करेंगे तो यहाँ हमारा फोर्थ रूट कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अगर हम बात करें IQ की कि IQ का वैल्यू क्या होगा, अगर हम बात करें IQ की कि IQ का वैल्यू क्या होगा, तो हम IQ को थोड़ा ब्रेक करते हैं। अगर IQ को थोड़ा ब्रेक करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू I के पावर 1। अगर मल्टीप्लीकेशन में बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा वापस IQ आ जाएगा। अब देखिए I स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, तो I स्क्वायर का वैल्यू हमने देखा कि -1 है और इंटू में I है, यानी कि अगर इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा माइनस का I, यानी कि IQ का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -I। IQ का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा -I। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम I स्क्वायर को फिर से स्क्वायर कर दें, फिर से स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड, तो यह हमारा हो जाएगा I का पावर 4 और यह हमारा हो जाएगा 1, I का पावर 4 और यह हमारा हो जाएगा 1। -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 दो बार गुना होकर यह +1 हो जाएगा। तो I का जो वैल्यू I के पावर 4 का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा +1। चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, 1 + I डिवाइडेड बाई 1 - I का जो वैल्यू होता है वो होता है प्लस का I। 1 + I डिवाइडेड बाई 1 - I का जो वैल्यू होता है वो होता है प्लस का I। अगर हम इसको प्रूफ करें, तो हम LHS अगर लेकर चलते हैं और अगर हमारा RHS आ जाता है तो हम समझेंगे कि ये जो वैल्यू है वो सही है। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। 1 + I 1 - I, हमने 10th में या फिर 12th में इस चीज को पढ़ा है कि अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं 1 + I 1 - I, परिमेयकरण हमने 10th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है। अगर हम इसका परिमेयकरण कर दें तो इसका परिमेयकरण जो हो जाएगा, नीचे वाले का सिंबल चेंज करके और ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर देते हैं, यानी कि 1 - जो I है इसका जो सिंबल है चेंज कर देंगे, 1 + I करके नीचे तथा ऊपर में गुना कर देंगे 1 + I। चलिए अब देखिए, अब जो हमारा होगा ये देखिए हो गया 1 + I इंटू 1 + I, यानी कि 1 + I का होल स्क्वायर हो गया, 1 + I का होल स्क्वायर हो गया। वहीं नीचे देखिएगा तो हो गया A - B तथा A + B, A + B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A स्क्वायर - B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए एक फॉर्मूला पर ये है A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और A + B का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है हमारा A + B का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB। इसको लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं हो तो। और दूसरा है A स्क्वायर - B स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + B इंटू A - B, जो कि हमने यहाँ लिखा है। यही चीज यहाँ था और इसका जो ये है वो हमने लिख दिया है। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये A + B के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है तो इसको तोड़ देंगे उस पर, तो A स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, B स्क्वायर यानी कि I का स्क्वायर, B स्क्वायर यानी कि I का स्क्वायर, और प्लस में होता है 2AB, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, और I करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू I, तो
आई हो जाएगा, 2i हो जाएगा। वहीं नीचे जो है हमारा 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, और माइनस देखिए यहाँ पे जो है आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं, आई स्क्वायर का जो वैल्यू है हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिए आई स्क्वायर का जो है वैल्यू है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो अगर हम आई स्क्वायर के वैल्यू को पुट करेंगे, अगर हम आई स्क्वायर के वैल्यू को पुट करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और इसका वैल्यू -1 और इंटू में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम -1 पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 1 है और आई स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ देखिए -1 होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बचता है मेरा 2i/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और हमारा जो बचता है वह है i। तो हमने इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा है कि 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i = i होता है। वही एक और फॉर्मूला है, देखिएगा ये होता है हमारा 1 - i बटा 1 + i = माइनस का i होता है। 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i डिवाइडेड बाई 1 + i = माइनस का i होता है। इसको प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी बेसिस पे जिस तरह से इसको हमने प्रूफ किया है उसी बेसिस पे ये भी प्रूफ होगा, तो इसे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा ऊपर में प्लस है, तो ये हमारा प्लस में होगा, और अगर ऊपर में माइनस है तो ये भी हमारा आई का वैल्यू जो है माइनस में होगा। चलिए इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इसको आप उतार सकते हैं, इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आप इसे उतार लिए होंगे। इसको थोड़ा मिटाते हैं और क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस ईयर में एसएससी ने यहां से एक प्रश्न पूछा था कि इफ 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i to the power n is equal to 1, then what is the value of n? Then n is equal to what? एसएससी ने प्रीवियस ईयर में यहाँ से एक प्रश्न पूछा था कि 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i to the power n is equal to 1, then what is the value of n? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो 1 + i और 1 - i का वैल्यू जानते हैं। 1 + i तथा 1 - i का वैल्यू जो होता है वो होता है i, और इसका पावर n है तो हमने n लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1 है। अच्छा एक चीज अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस 1 को i के फॉर्म में लिख दें तो हमारा n का मान जो है निकल जाएगा। अगर हम इस 1 को i के फॉर्म में लिख दें तो हमारा n का जो है वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम इसको i के फॉर्म में लिखें तो देखिए 1 का वैल्यू जो हम जानते हैं i का पावर 4 होता है। 1 का जो वैल्यू है वो होता है i का पावर 4। चलिए ये देखिए i to the power n, और 1 = हम जानते हैं कि i का पावर होता है 4, i का पावर 4। अब देखिए यहाँ पे बराबर के दोनों साइड अगर बेस इक्वल है, अगर जो दोनों साइड बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है बराबर होता है। अगर बराबर के दोनों साइड बेस इक्वल है तो पावर जो है इक्वल होता है। तो हमारा ये देखिए आई इक्वल है तो इसका पावर भी इक्वल होगा, यानी कि n का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा 4, n का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा 4। तो यह जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में एसएससी ने पूछा था। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसे सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, हिंदी में इसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं।
पहले कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं, इसके बाद जो है हम आगे रियल नंबर को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर तथा इमेजिनरी नंबर अगर साथ साथ हो तो उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। जैसे कि x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, यह जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें x वाला जो पार्ट है वह रियल पार्ट है, और ये वाला पोर्शन जो है इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि रियल पार्ट तथा इमेजिनरी पार्ट जब एक साथ हो तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो 7 प्लस 3i, 5 प्लस 2i, ऐसे ही 3 प्लस 5i, ये सारे जो नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सारे नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए अब हम आते हैं रियल नंबर की ओर। इसको मिटाते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया हुआ तो नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आते हैं रियल नंबर की ओर। रियल नंबर, अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर जो है इसका परिभाषा ये है कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, तो उसी को रियल नंबर कहते हैं, और रियल नंबर जो है वह दो भागों में बटा होता है। रियल नंबर भी दो भाग में बटा होता है। पहला रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। वही जो दूसरा पार्ट है वह है इरेशनल नंबर, हिंदी में इसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अगर हम बात करें रेशनल नंबर की यानी कि परिमेय संख्या की, तो इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q is not equal to 0, और p and q belongs to integer, इंटीजर की चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए अगर हम एक संख्या लिखें जैसे कि 3, तो 3 क्या हमारा परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं,
चूंकि यह नंबर जो है 3 है, 1 से डिवाइड करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 3 है, तो ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया Q, यानी कि इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें -7 की, तो यह भी हमारा परिमेय संख्या है, इसे भी हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर -7/1 कर दें तो यह P बाई Q के फॉर्म में हो गया। वैसे ही अगर हम बात करें 0.53 की, तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 53/100, यह भी P बाई Q के रूप में है। वैसे ही -7/5, ये भी P बाई Q के रूप में है। तो ये सारे जो संख्या है वह P बाई Q के रूप में है। अब बात करते हैं हम साइंटिफिक सिंबल की। साइंटिफिक सिंबल जैसे होता है एक ई का वैल्यू, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर इसी को नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू है वो, इसका वैल्यू है 2.71। तो जो एक्सपोनेंशियल जो कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ये होगा परिमेय संख्या, और ये जो सिंबल है यह परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। जो नेपियर कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका वैल्यू परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो ई है, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, यह परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। वैसे ही एक और साइंटिफिक सिंबल है स्मॉल जी, जिसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण के रूप में जिसे डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8। तो यह हमारा जो है 9.8, यह परिमेय संख्या है, इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक सिंबल है यह हमारा परिमेय संख्या नहीं है। वैसे ही एक होता है बड़ा जी ग्रेविटी के लिए, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसका जो वैल्यू है जी का, यह हमारा परिमेय संख्या होगा, लेकिन जो साइंटिफिक सिंबल है यह परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए यहां तक नोट कीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या को देखते हैं। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, तो वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या होगा, या रूट वाली संख्या, या फिर सिंबल वाली संख्या जो होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। सिंबल वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसा कि Q इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर किसी भी नंबर को एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, तो उसका जो वैल्यू होता है वह अनडिफाइंड होता है। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए जो है Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, चलिए इसमें आते हैं। वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर रूट या सिंबल वाली संख्या जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि
जैसे कि √3 हो गया, √7 हो गया। अब देखिए एक बार, क्या √4 को हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि √4 का जो वर्गमूल निकलेगा वह 2 हो जाएगा, और 2 जो है वह परिमेय संख्या है, 2 जो है वह परिमेय संख्या है। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वह अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, बल्कि वह परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि √4 हो गया, √60 हो गया। ये सारे संख्या जो है जिसका रूट से बाहर निकल जाए वह परिमेय संख्या हो जाएगा, न कि अपरिमेय संख्या होगा। वही कोई भी संख्या लीजिए, रूट हो गया, √8 हो गया, या फिर सिंबल वाली संख्या, जैसा कि साइंटिफिक सिंबल होता है। साइंटिफिक सिंबल जैसे कि हम बात किए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेपियर कांस्टेंट, ई हो गया, जी हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, या फिर बड़ा जी हो गया। तो ये सारे जो सिंबल है, ये सारे सिंबल जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। ई, जी, या फिर पाई भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। पाई जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर हम बात करें पाई के वैल्यू की, तो पाई का जो वैल्यू है 22/7 यह परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह p/q के रूप में है। वहीं जो साइंटिफिक सिंबल है वह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, या फिर रूट की जो संख्या है जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती है, वैसी संख्या भी आपको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे कि √3, √7, √8 हो गया, √11 हो गया। ये सारे संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए, हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ लिया है, और परिमेय तथा अपरिमेय संख्या जो है वह रियल नंबर का भाग है। और आगे भी जो संख्याएं हम पढ़ेंगे, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे संख्या जो है कहीं ना कहीं रियल नंबर के वंशज है, रियल नंबर के भाग है। तो आइए एक और संख्या है जिसके बारे में पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर। एक और संख्या है वह है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर जो है वह भी मुख्य रूप से आपको 3 भाग में दिखेगा। डेसिमल नंबर जो है आपको मुख्य रूप से 3 भाग में दिखेगा। पहला जो है वह है टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में इसे बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे कि एक संख्या लेते हैं 2/4। अगर हम 2 को 4 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वह होगा 0.5। अगला कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि 3/5। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो होगा 0.6। यानी कि अगर हम किसी संख्या से किसी नंबर को भाग देते हैं तो जो पूरी कट जाता है, यानी कि पूरी कट जाता है, वही जो है शांत दशमलव कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, यानी कि शांत दशमलव कहलाता है। ठीक इसी प्रकार 0.73 यह भी जो है शांत दशमलव है। जैसे कि 73 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा भागफल मिलेगा वह यह 0.73 मिलेगा। और
73 यानी कि पूरा पूरी कट जा रहा है, इसीलिए यह शांत दशमलव कहलाता है। पूरा पूरी कट जा रहा है इसीलिए यह शांत दशमलव कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले डेसिमल नंबर की, तो हमारा अगला डेसिमल नंबर है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव। इसी को रिपीटेड डेसिमल भी कहते हैं। इसी को रिपीटेड डेसिमल भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो एक संख्या लेते हैं 5/9। एक संख्या लेते हैं 5/9। अगर हम 5 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो देखिएगा मेरा 5 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है 0.5 टाइम्स में भाग जाएगा और ये हमारा होगा 5। फिर 5 बार में जाएगा 45। फिर यानी कि ये सिलसिला चलता रहेगा और ये जो है ये 5 5 5 5 चलता रहेगा। तो यह जो है कहीं ना कहीं शांत नहीं है, कहीं ना कहीं अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसीलिए ऐसे संख्या को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे कि 0.555 एंड सो ऑन। या फिर इसी को हम 0.5 और इसके ऊपर एक रेकरिंग लगा देते हैं। रेकरिंग जो है ये इस बात को दर्शाता है कि जो 5 का जो संख्या है यह आगे भी कंटिन्यू चलते जा रहा है और शांत नहीं है, कहीं ना कहीं अशांत है और रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको रिपीटेड डेसिमल भी कहते हैं। शांत नहीं है, अशांत है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं और रिपीट कर रहा है इसीलिए इसको रिपीटेड डेसिमल भी कहते हैं। इसी प्रकार और संख्या है 1/3 हो गया। 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मेरा होगा ये होगा 0.33 ये इसी तरह से चलता रहेगा। यानी कि यह कभी भी पूरा पूरी नहीं कटेगा, पूरा हमेशा यह सिलसिला चलता रहेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। इसी वजह से यह अशांत कहलाएगा या फिर रिपीटेड कहलाएगा, क्योंकि यह रिपीट कर रहा है। इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं 3 के ऊपर रेकरिंग देकर। और रेकरिंग जो है हमें यह बताता है कि यह जो संख्या है यह आगे अनवरत चलते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अगले डेसिमल नंबर की बात करें तो हमारा अगला डेसिमल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर। जैसे कोई संख्या है, जैसे कि हम ले लेते हैं 22/7। अब देखिए 22 को 7 से डिवाइड कीजिए। 21 एक पॉइंट दिए 0 3 0 4 2 फिर 6। अब ये जो सिलसिला है यह चलता रहेगा। तो इसके वैल्यू की बात करें तो 3.142 और इसी प्रकार से यह चलता रहेगा। यानी कि यह पूरा पूरी कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। यह पूरा पूरी कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। इसीलिए ऐसी संख्या को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि
अशांत और नॉन रिपीटेड, यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर ऐसी संख्या को बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें √2 की, तो √2 का जो वैल्यू है वह 1.4142 और इसी प्रकार से चलते जाता है, यानी कि शांत भी नहीं रहता, अशांत रहता है, इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और चूंकि रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए नॉन रिपीटेड भी बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर होता है। तो आशा करते हैं कि आप डेसिमल नंबर को समझ गए होंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उस पर आते हैं। तब तक आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है इंटीजर्स। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, हिंदी में इसे पूर्णांक, अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स भी तीन भाग में बढ़ता है। पहला जो हो गया वो है निगेटिव इंटीजर्स। दूसरा हो गया न्यूट्रल इंटीजर्स, और तीसरा हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि एक रेखा हम दिखा दी, यहाँ पे इसको 0 मान के चलें, और इधर जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो यह हमारा हो जाएगा -1, -2, -3, -4, और इसी तरह से चलते जाएगा -∞ तक। वहीं अगर हम राइट साइड चलें तो यह हमारा हो जाएगा इधर का +1, +2, +3, +4, और धीरे धीरे जो बढ़ते बढ़ते हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी तक। तो आइए निगेटिव इंटीजर्स पर, -1, -2, -3, -4, और इसी तरह से इन्फिनिटी तक जो संख्याएं आती है उन्हीं को निगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूट्रल इंटीजर्स की, तो हमारा जीरो जो है वो हमारा न्यूट्रल इंटीजर्स होता है। जीरो जो है हमारा न्यूट्रल इंटीजर्स होता है, यानी कि उदासीन पूर्णांक होता है। वहीं अगर बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है +1, 2, 3, 4, 5, और इसी तरह डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी तक, ये हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक है। इसको धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा हो गया उदासीन पूर्णांक, और ये हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप समझ गए होंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, उदासीन पूर्णांक क्या है, और धनात्मक पूर्णांक क्या है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक की, तो हमारा जो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है वो होता है -1। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। वहीं अगर हम बात करें सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक की, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो जो हमारा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है वह +1 है। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स +1 है। चलिए आशा करते हैं कि आप इंटीजर्स को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की ओर।
टॉपिक है वह है नेचुरल नंबर। वह है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। हिंदी में इसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 इसी तरह से इन्फिनिटी तक जो गिनती की संख्या है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वहीं अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह है हमारा होल नंबर। इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जैसे कि प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को जैसे ही ऐड कर देते हैं तो वैसे ही हमारा संख्या जो है पूर्ण हो जाता है, यानी कि पूरा हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वह हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे कि 0 1 2 3 4, और इसमें से अगर जीरो को हम हटा दें तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। अगर हम नेचुरल गिनती की संख्या में जीरो को ऐड कर दें तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा, और पूर्ण संख्या से जीरो को हटा दें तो वह हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। चलिए इससे आगे की चीजों को हम अगले क्लास में देखेंगे। और अगले क्लास में हम प्राइम नंबर तथा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, और उससे आगे की चीजों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।